हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। ईवीएस ब्रह्मास्त्र का ये 16वां वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही एक और चीज़ क्लियर कर दे कि आज हम इसको कोशिश कर रहे हैं क्लोज करने का, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे ईवीएस शिक्षा शास्त्र का वीडियो। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ज़्यादा हम समय नहीं देंगे, तेज़ी से चलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना है आज। तो प्लीज़ बने रहिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और जो भी इसके पहले के वीडियोस है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज के लिंक मिल जाएंगे। वो सारी चीज़ करते हुए आगे बढ़िए। निश्चित रूप से ईवीएस में 30 में से 30 मार्क्स मिलेगा आपको सीटेट पेपर 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जमीन उपजाऊ बनाती है। जमीन उपजाऊ कैसे बनता है इसके बारे में है। जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केचुओं से। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उसी तरीके से लिखे गए हैं कि जमीन उपजाऊ कैसे बनती है। जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने से और केचुओं से। केचुए कैसे बनाते हैं? केचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। पोली मतलब हवा आराम से अंदर जाने लगता है। इन केचुओं के मल जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। चलिए केचुओं के बारे में पढ़ लेते हैं। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। केचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली, जिसे हम नरम के नाम से भी जानते हैं, बनाते हैं। केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा की हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में केचुओं का उपयोग होता है। लेकिन याद रखें, केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से नहीं बचाते हैं। ये याद रखिएगा कि ये खरपतवार से केचुए क्या करते हैं, नहीं बचाते, बाकी सभी ये कार्य करते हैं। पूछा गया प्रश्न है, 3-4 बार पूछा गया, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। बाजरे की बाली उखली में रखते हैं और मूसली से कूटकर बाजरे के दानों को बाली से अलग करते हैं। आजकल यह काम हाथ से नहीं बल्कि एक बड़ी मशीन थ्रेसर से किया जाता है। दोनों ही एक काम करने के तरीके हैं जिन्हें हम तकनीक भी कह सकते हैं। एक ही काम करने के दो तरीके हैं जिन्हें हम तकनीक कह सकते हैं। आगे लिखा गया, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को निष्पादन यानी फटकना कहा जाता है। कैसे भूसी निकालते हैं? फटक के निकालती है, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं निष्पादन। याद रखिए। थ्रेसिंग, जिसे गहना गहना भी कहते हैं, याद रखिए। वो गहना नहीं जो आप लोग गले में पहनते हैं, ये गहना अलग है, वो गहना कहते हैं शायद। ये गहना है जिसे एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं थ्रेसिंग। अनाज को डंठल आदि से अलग करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है वह थ्रेसिंग है। आजकल थ्रेसर वगैरह देखा भी होगा आपने। निस्पंदन, जब किसी एक कपड़े पे दूध को उड़लते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है। इसे पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो निस्पंदन कहलाता है। चालना, यह ठोस को उनके वजन और आकार के आधार पर ठोस से अलग करने की विधि है। उदाहरण, आटे से आकार के आधार पर छोटे कणों को अलग किया जाता है। को किसके चालन द्वारा? जो आपने नहीं देखा बड़ा बड़ा उसमें रहता है, चाल के अलग कर देते हैं, फिर आटा सान के अब रोटी बनाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि रोटी किस प्रक्रिया से बनता है, वो जानते होंगे, डेली तो जानते हैं। अवसादन, अवसादन क्या होता है ना, पानी रख दीजिए नीचे में, वो बच जाएगा आपका, कुछ कण बच जाते हैं, भारी कण, वही होता है। भारी कल का तल पर जमना अवसादन कहलाएगा। उदाहरण, रेत को जल से अलग करना। वहाँ क्या हो, थोड़ी देर रख दीजिए तो नीचे में भारी कण जम जाते हैं। उदाहरण के बाद ये रू जो लगा हुआ वो 2 डॉट है। निस्तारण, यह 2 अमिश्रणीय द्रवों के पृथक की प्रक्रिया है। उदाहरण, जैसे तेल और जल का पृथक्करण। तेल क्या होता है ना, ऊपर हो जाता है, जल नीचे चला जाता है। यदि मिश्रण को जमने दिया जाता है तो तेल पानी के ऊपर तैरने लगेगा और अलग किया जा सकता है। इस विधि को निस्तारण कहा जाता है। बाकी सब अंग्रेजी में लिखे हैं, हैंड पिकिंग, विंग, थ्रेसिंग वगैरह देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया ताकि नाम में कोई दिक्कत नहीं हो आपको। आगे है, बाजरे के बीज की खेत से प्लेट की यात्रा। फसल काटना, थ्रेसिंग, फटकना, पीसना, गूंथना, बेलना, सेकना। को बाजरे के बीज से खेत, बाजरे के बीज से खेत तक, बाजरे के बीज की खेत से
प्लेट तक की यात्रा, यानी कैसे खेत से लेकर प्लेट तक, यानी आपके खाने वाले प्लेट तक कैसे पहुंचेगा। तो सबसे पहले फसल काटेंगे, फिर थ्रेसिंग करेंगे, फिर फटकेंगे, फिर पीसेंगे, फिर गूंथेंगे, फिर बेलेंगे, फिर सेकेंगे, तो आपको खाने के प्लेट तक पहुंचाएगा। चलिए कुड़ुक के बारे में जान लेते हैं। कुड़ुक जो झारखंड में एक भाषा है। झारखंड के जंगलों में कुड़ुक समाज रहता था। झारखंड की प्रमुख फसल क्या है ये भी पूछा गया है, तो चावल है। याद रखिए, झारखंड में भाषा है कुड़ुक, झारखंड के जंगलों में कुड़ुक समाज रहता था। झारखंड की प्रमुख फसल क्या है, तो चावल है। सब चीज इंपॉर्टेंट। कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सुरमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तुरांग की स्थापना की थी। जो देखता था, क्या देखता था ये आपको बताना है। तो वो देखता था भूमि और जीविका की समस्याएं, कुड़ुक संस्कृति की समस्याएं, ये 2 चीजें वो देखता था। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। बच्चों की प्यारी दीदी सुरमणि कहती है, क्या कहती है, हम आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से ही जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ये कौन कहता है, कि बच्चों की प्यारी दीदी सुरमणि कहती है। सुरमणि के बारे में जान लेते हैं, क्या कुछ है उनका कहानी। इनका पूरा परिवार पास वाले जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। पर जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। सुनमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुद्धिया माई नहीं डरती थी। वह कहती, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। पिता ने कोशिश करके सुरमणि का दाखिला विशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। स्कूल में स्कॉलरशिप लेकर बीए पास किया। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी कॉलेज में, मतलब ये करने वाले, बीए पास करने वाले गांव की एक पहली लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान बासुई दीदी से हुई, जो पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सुरमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इसमें उनका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सुरमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो क्या था, तोता था। सुरमणि का एक सपना था कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। सुरमणि सबके लिए लड़ती है। सुरमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली है। लास्ट में उन दोनों का शादी हो जाता है। सुरमणि का तुरांग। सुरमणि 21 साल की थी जब उसने बासुई दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र तुरांग खोला। कुड़ुक भाषा में तुरांग का मतलब क्या होता है यह भी पूछा गया। तुरांग का मतलब क्या होता है कुड़ुक भाषा में? जंगल। इसमें कुड़ुक भाषा, जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चों को सीखे पर बल दिया जाता है। तुरांग में समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। यहाँ गाने बजाने के कई चीज, जैसे में बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। जंगल, ये भी इंपॉर्टेंट है जंगल वाला। जंगल अधिकार कानून 2007 या वन एक्ट के अधिकार 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, कितने साल से? 25 साल, उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है। इन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। उड़ीसा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की सिकिया ने वहां के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। अगर जंगल ना रहे, खानों में से एल्युमिनियम जैसे खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दें, तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों तक फैली बंजर जमीन। मिजोरम के बारे में हम आपको बता दें, यहाँ टीन खेती भी होती है और आपका झूम खेती भी होती है, और आपका झारखंड में भी दोनों होता है, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त कहीं एक जगह और भी होता है। हमने वीडियो में, पिछले वीडियोस में बताया होगा, आपने सारे देखे होंगे। नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारे वीडियोस जरूर देखिए अगर अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो। उसके साथ ही हम आपको ये भी कहेंगे, टेस्ट सीरीज चल रहा है, फ्री में है, वो भी कोशिश कीजिए। हो सकता है नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे हो सकता है नहीं खुल रहा हो, तो समझिए कि बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे हैं जिसके कारण वह नहीं खुल रहा। बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल होगा तो सर्वर डाउन हो जाता है उसका। चलिए अब हम बात करते हैं मिजोरम के बारे में। राज्य में झूम की खेती की जाती है। राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है।
झूम की जो खेती होती है उत्तर पूर्वी भारत में होती है। तो मिजोरम कहाँ है? उत्तर पूर्वी भारत में है। हमारे देश के मिजोरम राज्य में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी, यानी सब पे हक होता है। साझी मतलब सबका साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है। झूम खेती के बारे में और चीज़ें हैं। झूम खेती कैसे होती है? तो एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह को बांस या जंगल उग जाते हैं, जिसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन से खाद का काम करता है। जब खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक तरह की खेत में अलग अलग तरह के जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बीज बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी उपजाऊ इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। मुख्य फसल यहाँ की क्या होती है? को चावल की ही होती है। याद रखिए, झारखंड में चावल बताया हमने, मिजोरम में भी चावल बताया। झूम खेती यहाँ होता है और टीन खेती का झारखंड में भी बताया जाता है और यहाँ भी बताया जाता है। चावल मुख्य फसल है, ये याद रखिए। अपने खेतों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों या अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यापार उनके खेतों की मृदा को अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए किस तरह का बनाएगा, को अनुपयुक्त बनाएगा, यानी एक तरह से खेत उनका बंजर होते जाएगा। याद रखिएगा, किसका इस्तेमाल ज़्यादा करेगा? तो उर्वरक और पीड़कनाशियों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की भस्मीकरण, यानी भस्म करना या जलाना विधि से क्या होता है? मान लीजिए किसी चीज को जला रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। भस्म करना या भस्मीकरण है या जलाना है, तो ये सारी चीज क्या करते हैं? वायु में प्रदूषण फैलाते हैं। चिराओ फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं। चिराओ नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। चिराओ नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के आमने सामने जमीन पर बैठते, युग्म में मतलब जोड़े में। जैसे ही ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं और कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। चिराओ नृत्य कहाँ होता है? तो मिजोरम में किया जाता है। चिराओ नृत्य मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। तो चिराओ जो है एक तरह का नृत्य है। कहाँ होता है पूछा जा सकता है, किस तरीके से होता है वो हमने बता दिया। तो ये मिजोरम में होता है। चिराओ कहाँ होता है? मिजोरम। चिराओ कहाँ होता है? मिजोरम। याद कैसे करेंगे? चलिए, टाइम लग जाता है ज़्यादा ना आपको। ये च और यहाँ पे ज, च ज होता है ना, मिजोरम चिराओ। अब बाकी सब आपको याद करना है। आप जैसे हम तरीका बता रहे हैं ना, उसी तरीके से आप तरीका सोच के याद कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पढ़ाना होता है ना, इसलिए एक एक चीज़ डिस्कस कर देते, लंबा वीडियो हो जाएगा। वर्तमान में आधिकारिक तौर पे भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब नृत्य कहाँ का, कौन से राज्य का है, याद कर लीजिए। भारतनाट्यम कहाँ पे? भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश। कथकली, देखिए कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल। कसे कथकली, कसे केरल, दो बार क है इसीलिए केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। उड़ीसा, उड़ीसा का उड़ीसा। सित्तिया का असम। मणिपुर का। मोहिनी अट्टम केरल का। पूर्वी भारत का छऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पूर्वी भारत का छऊ नृत्य उड़ीसा, मन कहाँ कहाँ होता है? उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। छऊ छत्तीसगढ़ के लोगों का लोक नृत्य है। छऊ जो है छत्तीसगढ़ के लोगों का लोक नृत्य है, इसे भी याद रखिएगा। आगे है कुछ अन्य सामान्य लोक नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? रूफ है जम्मू कश्मीर में। भांगड़ा है पंजाब का, भांगड़ा तो जानते हैं पंजाब का है। गरबा है गुजरात का, ये भी जानते होंगे। रासलीला उत्तर प्रदेश का। घूमर, घूमर 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 जैसे होता है, आप देखे भी होंगे टीवी वगैरह में। तो ये कहाँ का है? राजस्थान का है। जाहिर सी बात है वहीं का दिखाता है, टीवी वगैरह में देखा होगा आपने। बिहू जानते ही हैं, असम का है। लावड़ी जानते ही हैं, महाराष्ट्र का है। राउत नाचा चाचा का छत्तीसगढ़ का है। घुमरा उड़ीसा। पुलिकड़ी केरल। काराकट्टम तमिलनाडु।
कुनीथा कर्नाटक, वीर नाट्यम आंध्र प्रदेश। तो ये हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है, 2-3 बार पूछा गया पिछले बार भी और हमेशा पूछा जाता है, वो देख लीजिए ध्यान से। भारत में त्योहारों का एक समूह, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और अमावस्या पे क्या मनाया जाता है, दिवाली। याद रखिएगा, अमावस्या पे दिवाली और पूर्णिमा पे कौन कौन सा, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन, होली भी। क्लियर हो गया। त्योहार और चंद्र चक्र, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पे, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि ये अमावस्या से एक दिन पहले, मुस्लिम त्यौहार चंद्रमा पर निर्भर करता है। करेक्ट तरीके से याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। कुछ चीज़ें और भी इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया है। फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाई जाती है। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू, पश्चिम बंगाल में नौबा त्यौहार मनाया जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है हमेशा, दक्षिण भारत में फसल कटाई के लिए मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? तो वो त्यौहार है, याद कर लीजिए, ओणम, पोंगल, उगादि, विशु। दक्षिण भारत का जब भी चर्चा हो तो कौन कौन से हैं? ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। याद हो जाएगा, ओणम, पोंगल, उगादि। दो तो इसमें ग है, याद रखिए, दो क्या है, ग है। ध्यान से देखिए, दो में ग है, पोंगल में भी है ग है बीच में, उगादि में भी ग है बीच में, एक है विशु और एक क्या है, ओणम है। तो ये दो याद कर लीजिए, विशु, ओणम। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। विशु, ओणम याद हो गया, पोंगल, उगादि याद ही हो गया। चलिए, कहाँ से संबंधित है? दक्षिण भारत में। अब कौन कहाँ पे होता है ये भी पूछा जा सकता है। ये तो पूछा गया कहा दक्षिण भारत के कौन कौन से, उसे टिक कीजिए। ये भी पूछा जा सकता है ओणम के बारे में, तो इसके बारे में एक एक लाइन है। ओणम यह केरल में मनाया जाता है। यह मानसून के मौसम के अंत का जश्न मनाने के लिए है। यह फसल का स्वागत करना है। पोंगल यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह फसल में उनके योगदान के लिए सूर्य और प्रकृति का धन्यवाद है। उगादि यह कर्नाटक में मनाया जाता है। यह वसंत की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए है। यह फसल का जश्न मनाने के लिए है। विशु यह केरल में बसंत का त्यौहार है। वे इसे दक्षिण में नया साल कहते हैं। चलिए, अन्य राज्य में जो होता है, जो दक्षिण में नहीं है, दक्षिण भारत में नहीं है, उनके नाम जो हैं उसके बारे में जान लेते हैं। बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो यह असम में मनाया जाता है। बसंत ऋतु का स्वागत करना है, बिहू यानी असम। याद रखिएगा। लोहड़ी यह पंजाब में मनाया जाता है। यह जनवरी में मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण यह गुजरात का एक कटाई पर्व है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी है जो 1989 में मनाया जाता है। यह उत्तरायण के उत्सव का एक भाग है। सोहराई झारखंड यह झारखंड का कटाई पर्व है। यह त्यौहार को पशु उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से आदिवासी, भारतीय, संडाल, मुंडा और राव इस त्यौहार को मनाते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न स्थितियां संभावित है। वर्षा जल का रिसाव कम होना, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। ये दो चीज़ें होती हैं। भारत में मिजोरम राज्य में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा यानी पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल की खेती की जमीन मिलेगी। ये चीज कहाँ होता है? मिजोरम में होता है। एनसीईआरटी ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कक्षा 5 के अध्याय 21 के माध्यम से मेंडल की कहानी पिता की तरह बेटी देने का उद्देश्य है हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। वैज्ञानिक के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। को यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि क्या उद्देश्य है, तो ये सारे उद्देश्य, इसे याद कर लीजिएगा। ये पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो ये सारे ऑप्शन सही थे। सरोजा कहानी क्या था? मेंडल वाले में जब जाइएगा को कुछ कहानी है, उस कहानी के बारे में है। उसके बाद उन्होंने सारा चीज़ बताया था, कहानी भी जोड़ दिया गया। और वही क्वेश्चन आप पेडागोजी सेक्शन में देखते हैं, पूछा जाता है। सरोजा और सुवासिनी जो जुड़वा बहनें थी, दोनों बहनें 2 हफ्ते
की ही थी जब सरोजा की चाची ने उसको गोद ले लिया और अपने साथ कहाँ ले गई? पुणे ले गई। चाची के घर में सभी को संगीत का बेहद शौक है। सुबह की शुरुआत ही संगीत से होती है। सरोजा का बहुत से गीत और गाने आते हैं दोनों भाषाओं में, मराठी और तमिल में। उसके घर पर सब लोग तमिल बोलते हैं और स्कूल में ज़्यादातर बच्चे मराठी। सुवासिनी चेन्नई में अपने पिता के साथ रहती है। उनके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र से ही सुवासिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करने लगी। छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लग जाते हैं। दोनों में देखने में दोनों बहनें एक जैसी हैं, पर उनकी पहचान फिर भी काफ़ी अलग है, क्योंकि अलग अलग जगह उन्हें पाला पोसा गया। पोलियो। सत्ती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया। ये विषाणु से फैलती हैं और जन्मजात नहीं होती। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो। माँ बाप को पोलियो है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को भी होगा। तो ये बताया जाता है, एक फोटो था हमने डाल दिया। चलिए मेंडल के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए। किस पे किए? मटर थे और ये मंक भी थे। पूरा कहानी सुन लेते हैं, शायद आपको समझ में नहीं आया हो शॉर्ट में जो हमने लिखा है। को ग्रेगर मेंडल एक साधु थे जिन्होंने 28,000, मंक मतलब साधु, साधु थे। उन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो युग्म में है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में पाया बीजों का हरा या पीला होना, बीजों का खुरदरा या चिकना होना, पौधों का लंबा या नाटा होना। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधे के बीज हरे और पीले हों तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका परीक्षण था। ज़्यादातर पौधे में पीले बीज थे। लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोगों में यह नहीं पाया कि अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुणों से मिलकर बना है, ये नहीं पाया। याद रखिएगा, ठीक है? जब भी आएगा ये ऑप्शन काटना है। ग्रेगोर मेंडल वैज्ञानिक, जिसने मटर के पौधों का प्रयोग किए और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। अब कुछ और चीज़ें उसे भी एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म कब हुआ था? सन 1822 में गरीब किसान परिवार में हुआ था। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर यानी मंक या मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे हैं। 28,000 पौधे पर बारीकी से कई प्रयोग किए। अब इनके बारे में है, पौधा देख लीजिए। मेंडल ने पौधे में क्या पाया था? उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के बच्चे में भी बीज या तो चिकने खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। याद रखिएगा, यही ऑप्शन में था और यहीं से पूछा भी गया था। अब लाइन आपको क्लियर हो गया। एनसीईआरटी का फोटो हमने डाला, तो इसे याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है, बन जाए। ठीक है, आगे बढ़िए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो याद कर लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न रहेंगे। धनु का गांव दशहरे के दिन पूर्णन पोली चने की दाल की मीठी रोटियां बनाती है। शाम में मुकादम कौन होता है?
कर्ज वसूल करने वाले के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। मुकादम सभी गांव वालों को अगले महीने में कौन से इलाके में जाना है यह भी बताता है। यह मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है। वह उन्हें गन्ने के खेत में काम दिलवाता। अब आगे कुछ महीने धनु, उसके आई, बापू, चाचा, उनके 2 बड़े बच्चे, मामा मामी, उनकी 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर रहेंगे। 6 महीने धनु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धनु के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती और 2 महीने की चचेरी बहन ही रह जाएंगे। इस तरह गांव के कई परिवारों में भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं। सिंचाई के अलग अलग तरीके कौन से हैं कि ट्यूबवेल है, नहर निकालना इत्यादि है। दशहरे के बाद परिवारों का काफिला अब गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियां गन्ने के सूखे पत्तों और रस से निकले गन्नों से बनते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्नों की कटाई करते हैं। महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। ये विटामिन सी, एक तो किस बीमारी में कौन सा विटामिन का चाहिए भरपूर मात्रा वो याद कर लीजिए। विटामिन सी चाहिए, किसमें विटामिन सी होता है प्रचुर मात्रा में, को ब्रोकोली, जो एक देखा होगा आपने गोभी जैसा होता है, वही ब्रोकोली को उसको कहते हैं ब्रोकोली कहते हैं। स्ट्रॉबेरी और नींबू विटामिन सी प्रचुर है। विटामिन सी युक्त प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं ब्रोकोली, संतरे, नींबू जैसे खट्टे फल, स्ट्रॉबेरीज है, कीवी है, शिमला मिर्च है। अब कुछ और जान लेते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व है जो जिसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, स्रोत क्या है उसके, बहुत इंपॉर्टेंट। कैल्शियम, जिसकी कमी से रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। स्रोत क्या है, आंवला, दूध, हरी सब्जियां और डेयरी उत्पाद। विटामिन सी स्कॉर्बी होता है, सी से 100 होता है ना स्कॉर्बी, तो इसकी कमी हो जाएगा, स्कॉर्बी रोग होगा। किसमें जो खट्टा वगैरह चीज़ होता है सारा चीज़ इसमें डाल दिया, नींबू, संतरा, संतरे का रस, आंवला, मिर्च, स्ट्रॉबेरी, काली बदरी, ब्रोकोली, अंकुरित दालें और आलू जैसे खट्टे फल मतलब नींबू वगैरह जैसे खट्टे फल। क्लोराइड, हाइपोक्लोरेमिया, टेबल नमक या समुद्री नमक, सोडियम क्लोराइड के रूप में। उच्च मात्रा में क्लोराइड वाले खाद्य पदार्थों में समुद्री शैवाल, राई, टमाटर, सलाद, अजवाइन और जैतून जैसी समुद्री भोजन शामिल है। चलिए, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। क्या करता है? ताकत प्रदान करता है। वही अभी भी चल रहा है कोविड-19 वगैरह में, सी उसमें क्या दिया गया था, कौन सा दिया जाता है, विटामिन सी। क्यों, क्या काम करता है ये संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, इसलिए दिया जाता है। चलिए, भारत के बारे में यहाँ पे राज्य और राजधानी जरूर याद कर लीजिएगा। कितने राज्य हैं, कितने राजधानी है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ हम आपको बता दें, ये दिख नहीं रहा को 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद कर लीजिए। वैसे हम पढ़ते हुए चलेंगे, तेजी से याद नहीं करवाएंगे, वो आपको याद करना, बहुत जानते भी होंगे। आंध्र प्रदेश अमरावती, राजधानी बता रहे हैं हम। आंध्र प्रदेश राज्य हो गया, इधर वाला राजधानी है अमरावती। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कोलकाता। चलिए, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसका भी नाम देख लीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, दमन, दिल्ली, लद्दाख कोई नहीं, लक्षद्वीप, कवारती, जम्मू और कश्मीर कोई नहीं, पुडुचेरी। और इम्पोर्टेंट प्रश्न, यदि सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा,
उत्तर प्रदेश दिल्ली से होकर गुजरेंगे, लेकिन कहाँ से होकर नहीं गुजरेंगे, तो वो पंजाब से होकर नहीं गुजरेंगे, लेकिन यहाँ से होकर गुजरेंगे। क्लियर, याद कीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति मुंबई यानी महाराष्ट्र से चंडीगढ़, भारत का केंद्र शासित प्रदेश जो है, तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो उसे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राज्य से गुजरना पड़ेगा, लेकिन पंजाब, याद रखिएगा, पंजाब राज्य से गुजरना नहीं होगा। याद रखिएगा किससे, देखिए चंडीगढ़ जा रहा है लेकिन पंजाब नहीं जाएगा। यहाँ देखिए चंडीगढ़ जा रहे हैं लेकिन पंजाब नहीं जाएगा, जबकि यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, पंजाब की राजधानी कहाँ है, कहाँ गया पंजाब, अब तो आपको दिखाना पड़ेगा पंजाब कहाँ गया, पंजाब मेघालय मिजोरम, पंजाब का कहाँ राजधानी है, चंडीगढ़, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहे, इसलिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है बार बार, और ये याद रखिएगा। और प्रश्न पूछा जा रहा बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, यहाँ से प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं, जो आपके मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन यहाँ से पूछे जाए, इन राज्यों के एक तरफ समुद्र है, तो किन राज्यों के एक तरफ समुद्र है, उन राज्यों के नाम बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ये हम आपको याद नहीं करवाएंगे, आपको कैसे याद करना वो आप खुद जानिए। याद कराऊंगा फिर समय लगेगा, बहुत सारी चीजें अभी पढ़ाने। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जो लिखा गया वो पढ़ लीजिए। एक तरफ क्या है, समुद्र है। साथ में एक और प्रश्न पूछा जाता है, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके समुद्र तट अरब सागर पे है। किस पे, समुद्र तट जो है कहाँ है, अरब सागर पे। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, याद रखिए, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अब ये देखिए अरब सागर पे है और ये समुद्र, एक तरफ समुद्र है, वो नाम भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो 3 राज्यों का समूह ये भी है, ये भी याद रखिए। देखिए यहाँ पे भी कर्नाटक है और कौन सा, महाराष्ट्र ना, यहाँ महाराष्ट्र है और ये रहा केरल। याद कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया, ये मेरे ख्याल से पूछा गया है शायद, इतना नाम तो नहीं देना चाहिए, चाहे हो सकता है दिया गया हो। अब अरब सागर से लगे भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र के तट कौन कौन से हैं, वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और द्वीप, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली। ये किससे है, अरब सागर से है। अब पूछता है बंगाल की खाड़ी से लगे कौन कौन से हैं, तो बंगाल की खाड़ी से लगे भारतीय राज्य संघ राज्य क्षेत्र के तट कौन कौन से हैं। एक तो बंगाल है, तो बंगाल वाला होगा ही पश्चिम बंगाल। अब उसके किनारे में कौन है, तो जाहिर सी बात उससे सट्टे उड़ीसा, याद ही कर लीजिए अब। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे जाके देखिएगा तो यहाँ पे इस साइड में होता है बंगाल की खाड़ी, तो यहीं पे होगा सारा, यहीं पे, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ जब ये भारत का नक्शा ऐसे बनता है ना, ऐसे करके फिर ऐसे करके, तो यहाँ पे वैसे आप याद कर लीजिए ये नाम। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा 3 राज्यों के समूह जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पे है। नाम भी यहाँ दिए गए, लेकिन ये सारे नाम याद रखिएगा। वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में हस्तांतरण, किसका, हस्तांतरण का कारण है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं, विस्थापन या हस्तांतरण। याद रखिएगा, दोनों चीज हमने लिख दिया है। पूछा भी गया प्रश्न और यहां से पूछा भी जाता है, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वो है अर्जेंटीना। अर्थात भारत के लोग वास्तव में अर्जेंटीना के लोगों के संबंध में उल्टे खड़े हैं, देख भी सकते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है, याद कर लीजिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये इसमें भी नहीं पूछा जाता, मन केवल ईवीएस में ही नहीं पूछा जा रहा, सब जगह पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आज। गुजरात जस्तान में, राजस्थान कालिंजर में, मध्य प्रदेश शाजापुर में, छत्तीसगढ़ सोनहट में, झारखंड लोहरदगा, पश्चिम बंगाल कृष्णनगर और त्रिपुरा उदयपुर, मिजोरम चंफाई। तो ये सारे नाम हैं, 8 राज्य के नाम याद कर लीजिए। कर्क रेखा 2 बार माही नदी को पार करती है। पहला मध्य प्रदेश में जहां से यह राजस्थान की ओर बहती है, और गुजरात में प्रवेश करती है जहां यह दूसरी बार काटती है। भारत में कर्क रेखा के सबसे निकट का शहर कौन सा है, तो त्रिपुरा का उदयपुर शहर है। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों
किन भारत राज्यों में ये गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड से होकर गुजरती है। इतने बार प्रश्न पूछे गए, ये सारे प्रश्न पूछे गए वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रीज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। जीवाणु कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक यानी बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि प्रत्येक खाद्य पदार्थ की अपनी समय सीमा होती है। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। कुछ निश्चित समय के पश्चात उसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। उनमें अन्य भोज्य पदार्थों का उपभोग नहीं करना चाहिए जिस पर लिखा हुआ मतलब समय समाप्त हो चुका है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ड्रिप सिंचाई क्या होता है? पौधों गलत लिखा गया है, सही कर लीजिए, पौधों ये वो रहेगा। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, ड्रिप सिंचाई कहलाती है। क्लियर याद रखिए। अब ये वो कहे का भोजपुरी मत सीख चाहिए, केवल एक रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हमने कहा। सूक्ष्म सिंचाई मिट्टी की सतह के ऊपर या लगातार टपकने छोटी धाराओं या पानी के लघु स्प्रे का धीमा अनुप्रयोग है। सब बता रहे, एक एक चीज याद करते जाइए। पानी का संचयन, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना वर्षा के पानी का संचयन कहलाता है। जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे गर्मी और दबाव में दबे हुए जीवों के अवयवों अपघटन द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे में कौन कौन से हैं जीवाश्म ईंधन? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। लेकिन लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO फैलता है, CO2 नहीं, कार्बन। देखिए कोई भी अधूरा जलेगा ना, उसको अच्छे मात्रा में किसी कारण से भी अधूरा जले या पूरा उसको ऑक्सीजन नहीं मिले जिसके कारण आधा जलता है, ये मतलब एक तरह का पदार्थ कहा जा सकता है, निकलता है। वो क्या है? को कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसे हम CO के नाम से जानते हैं, कार्बन मोनो। ये दमघोटू गैस होता है। फिर पढ़ाने लगे, फिर टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के मूल रूप से दो स्रोत है, अक्षय संसाधन या गैर पारंपरिक कहा जाता है। दूसरा है गैर नवीनीकरण संसाधन या पारंपरिक कहा जाता है। पहले अक्षय संसाधन या गैर पारंपरिक वे संसाधन जो स्वयं को नवीनीकृत कर सकते हैं या जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। नवीनीकरण करणीय या गैर पारंपरिक संसाधन है। दूसरा वाला है वे स्रोत जिन्हें एक बार नष्ट होने के बाद बदला या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, गैर नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। नवीनीकरणीय संसाधन स्वाभाविक रूप से और अपेक्षाकृत कम समय में फिर से भर दिए जाते हैं। ये असीमित मात्रा में मौजूद हैं। दूसरा है ये सीमित संसाधन है और इन्हें बनाने में लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए इनका सीमित उपयोग किया जाता है। इसका कार्बन उत्सर्जन कम होता है और इसलिए यह पर्यावरण के अनुकूल है। ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है क्योंकि कार्बन उत्सर्जन की मात्रा अधिक होती है। इसका लागत कम है, इन संसाधनों की लागत अधिक है। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए कम भूमि की आवश्यकता। इन्हें उच्च रखरखाव लागत की आवश्यकता होती है, इन्हें कम रखरखाव लागत की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे में क्या क्या है वो जान लीजिए। उदाहरण के लिए मृदा, जल निकाय, सूर्य जैसे में सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय, वन, पर्वत, वन जीवन, वायुमंडलीय संसाधन है। इसमें क्या क्या है जो नष्ट हो जाएंगे? समझिए, कोयला खत्म हो गया, जल के तेल खत्म हो गया, परमाणु ऊर्जा खत्म हो गया, पेट्रोलियम खत्म हो गया, प्राकृतिक गैस खत्म हो गया, LPG खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गया, सेल गैस खत्म हो गया और फास्फोट इसके कुछ उदाहरण जो खत्म हो जाए। देखिए सूर्य का जो सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा, मृदा खत्म होगा, पवन हवा खत्म होगा, कि ये सारे नहीं खत्म होंगे, वो है। आगे है यानी जो दोबारा प्राप्त कर सके उसके बारे में। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। लोहे के कीले, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते,
का डिब्बा का प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों का दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, याद रखिए। बीज और पत्तों के बारे में, आम पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित। सहजन के बीजों में पंख जैसी संरचनाएं होती जो हवा द्वारा उनके फैलाव में सहायता करती है। कैलोट्रोपिस याक, कैलोट्रोपिस को हम मदार के नाम से जानते हैं। और कपास के बीजों में बाल होते हैं और वे हल्के होते हैं और हवा में आसानी से फैल जाते हैं। मेपल, उनके बीजों हवा द्वारा बिखरे हुए हैं। बाकी सब जो है यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिए, स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिए। बीज पत्र को बीज पत्ती कहते हैं। तुलसी के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। पत्ती में सिराओं या छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है सिरा विन्यास। पत्ती का वह भाग जिसमें वह तने से जुड़ा होता है वह पर्णवृंत यानी पेटियोल कहलाता है। जब देखिएगा ना जिससे जुड़ा होता है, ये पत्ती है, अंग्रेजी में लिख दिया ये होता है, ठीक है, ये वाला। आगे है आपका, याद करते जाइए। पत्ती के चौड़े हरे भाग को फलक या लेमिना कहते हैं। पत्ती पर रेखाओं को सिराएं कहते हैं। जो भी रेखा आपने देखा अभी कि इसे रेखाओं को, इसे क्या कहेंगे, सिरा कहते हैं। पत्ती के बीच में एक प्रमुख रेखा को मध्य सिरा कहते हैं। ये बीच वाला मध्य सिरा, बीच वाला कौन सा है, ये मध्य सिरा यानी मोटा वाला। जो भी रेखा उसे सिरा कहते ही हैं। यदि यह प्रतिरूप मध्य सिरा के दोनों किनारों पर जाल की तरह है तो यह सिरा विन्यास जाल का रूपी है। दोनों तरफ है कि वो जाल का रूपी है। अब यहाँ पे सारा अंग्रेजी में लिख दिया गया है, अब पढ़ते जाइए। सिरा विन्यास दो प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी, तो एक होता है समानांतर सिरा विन्यास, दूसरा होता है जाल का रूपी सिरा विन्यास। इसका पिक्चर हमने दोनों का नहीं लगाया है यहाँ पे देख लीजिए, दोनों का लगाया है। देखिए एक होता है इस तरीके का, पैरेलल होता है ऐसे 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 ऐसे, एक होता है इस तरह का। दोनों क्लियर हो गया, अब पढ़िए इसको। और अंग्रेजी में भी हमने लिख दिया है, देखिए अंग्रेजी का जो शब्द है ये जालका वाला, तो ये हमने लिख दिया है अंग्रेजी में भी, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। केवल पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कमी इसमें समय का अभाव है, हम याद नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं तो यही वीडियो ना 2 घंटे में बनते हैं, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो 2 प्रकार की होती है, समानांतर सिरा। समानांतर मतलब क्या है, पैरेलल ऐसे, समानांतर ऐसे रहेगा, ठीक है। समानांतर सिरा विन्यास, जब सिराएं भीतर एक दूसरे से समानांतर चलती है, एक लैमिका सिरा परक को समानांतर कहा जाता है। यह मैनोकोट पौधों में पाया जाता है। जलका रूपी सिरा विन्यास आप देख भी लीजिएगा किस में होता है। अब मकई के जो पत्ते हैं वो कैसे होते हैं, आम के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, और भी जो पत्ते हैं, जितने पत्ते आप देख रहे हैं, जैसे में आप देखिए अभी क्या कहते हैं, ईख का सीजन चल रहा है, उसका पत्ता देखिए, ईख का पत्ता देखिए, आम का पत्ता देखिए, दोनों में अंतर पता चल जाएगा। वो देखिएगा ईख का पत्ता में एकदम सीधा रहेगा, टेढ़ा टेढ़ी नहीं रहेगा, एकदम सीधा रहता है। तो वो आपके सामने ही है। चलिए, जालका रूपी सिरा विन्यास, जब सिराएं एक नेटवर्क बनाती हैं तो सिराएं जालका कहलाती है। ये किस में पाया जाता है ये भी याद रखिएगा, ये द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। पढ़ाऊँ तो इससे मजा आ जाएगा, क्लास 6 के हैं ये सारे। जालका रूपी सिरा विन्यास और समानांतर सिरा विन्यास की उपस्थिति के आधार पर द्विबीजपत्री को एक बीजपत्री से अलग किया जा सकता है। अब जालका रूपी रहेगा, द्विबीजपत्री रहेगा, एक बीजपत्री कौन रहेगा, एक बीजपत्री रहेगा आपका ये समानांतर सिरा विन्यास। पिक्चर हमने डाल दिया है। अब चलिए सौर मंडल के बारे में थोड़ा सा जान लें। को आंतरिक या स्थलीय बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह के बारे में लिखा गया है। कौन कौन से हैं, आंतरिक जो ग्रह हैं या स्थलीय ग्रह हैं वो है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। बाह्य ग्रह बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बीच में ये बृहस्पति आ गया, उसके बाद वाले हैं ये पहले वाले हैं। ग्रह की त्रिज्या के अनुसार ग्रह बुध इतना किमी है 2440, मंगल 3390 है, शुक्र है 6052, पृथ्वी है 6371, वरुण है 24622, अरुण है 25362, शनि है 58232, बृहस्पति है 69,911। ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक बार पूछा भी गया प्रश्न कि कौन कितना है, किससे कितना छोटा है, त्रिज्या के अनुसार ये पूछा गया, तो वो हमने डाल दिया कि देख भी लीजिए, याद रखिए तो पृथ्वी का कितना है, बाकी सबका कितना है, ठीक है। शुक्र का कितना है, पृथ्वी का कितना है, बुध का कितना है, मंगल का कितना है। बुध पृथ्वी से छोटा है, बुध जो है किससे छोटा है, पृथ्वी से छोटा है। एक टूटता तारा, आगे ऊपर में लिख भी दिए हैं कितना कितना है, उससे पता भी चल जाएगा कि कौन छोटा है।
एक टूटता तारा एक उल्कापिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। सौर मंडल का क्रम क्या है, तो ये अंग्रेजी में हमने एक लिख दिया है कि माई वेरी एक्साइटेड मदर जो ये पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं कोई ये याद कर लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसे अरुण के नाम से, नेपच्यून जिसे वरुण के नाम से जानते हैं। याद हो गया, चलिए याद कर लीजिए। ये पिक्चर भी हमने लगा दिया अंग्रेजी में, नहीं कोई स्क्रीनशॉट करके याद करते रहिए। ये सब पूछ रहा है इसलिए हम डाल रहे हैं। माड़ की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पे नीला काला रंग आता है। कौन सा रंग आता है? नीला काला। किससे? आयोडीन। बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है, तो वो है विटामिन B1 थायमिन। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। स्रोत क्या हो सकता है, क्या है, कमी से होने वाले रोग क्या है? विटामिन ए दूध, मक्खन, अंडा, गाजर का लीवर ऑयल, टमाटर, कद्दू, हरी पत्ते, सब्जियां ये स्रोत है। आवश्यकता है सामान्य वृद्धि और आंखों के त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए। क्या क्या रोग होते हैं? रतौंधी, दांतों की अनियमित वृद्धि। विटामिन डी पनीर, मक्खन, दूध, हरी सब्जियां, मछली के जिगर का तेल, धूप। मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण में होता है। सूखा रोग। विटामिन ई वनस्पति तेल, पालक, सलाद पत्ता, सलजम के पत्ते, मक्खन, दूध, साबुत अनाज, मेवा, बेस, पत्तेदार सब्जियां। और इसमें देखा जाए तो कोशिका झिल्ली का संरक्षण, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, आरबीसी। अभी तक पुष्टि नहीं की गई, ये इसमें अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। विटामिन के पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, सोयाबीन। खून का थक्का जमना, विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है? खून का थक्का नहीं होता है। घावों में अत्यधिक खून बहना, इससे होगा क्या? घावों में अत्यधिक खून बहेगा, रुकेगा, थक्का बनेगा नहीं तो रुकेगा नहीं। पानी में घुलनशील विटामिन, अब याद रखिएगा ये भी पूछा जा सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, ये पूछा जाता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के, वसा में ए, डी, के। और जो पानी में घुलनशील है वो है आपका बी चल रहा पूरा बी, उसके बाद सी है। तो चलिए पानी में घुलनशील कौन कौन से? BC है, B1 हो, B2 हो, B3 हो, B12 हो और C है। देखिए तो पानी में घुलनशील भी याद रखिएगा। विटामिन B1 थायमिन जिसे कहते हैं, समुद्री भोजन, दूध, मांस, मटर, अनाज, हरी सब्जियां। और ये क्या करते हैं? वृद्धि और विकास, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मुक्त करना, रोग बेरी होता है। और ये भी पूछा है विटामिन B1 क्या है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? थायमिन के नाम से। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, खमीर, अंडा, मांस, मटर, शरीर की वृद्धि और लाल कोशिकाओं का उत्पादन, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मुक्त करना, त्वचा रोग, मंद विकास। विटामिन B3 जिसे नियासिन के नाम से जानते हैं, होल कैरस, टमाटोज, बाकी सब अब देख लिए, मीट, फिश वगैरह है, पोटैटोज है। को इसमें टोमेटो पोटैटो जानते हैं ना, टमाटर और आलू टमाटर जो होता है, मीट फिश भी है। और इसमें देखा जाए स्वस्थ त्वचा, पाचन और तंत्रिका तंत्र है। प्लाग्रा होता है त्वचा, आहार नाल और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। विटामिन B12 जिगर, दूध, अंडे, मछली, आरबीसी बनाते हैं, खून की कमी होती है। विटामिन C आंवला, नींबू, चूना और अनानास, संतरा, तरबूज, हरी मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी, सलजम, गाजर, हरा पुदीना, अमरूद। इसे हटा दीजिएगा। श्यान बंधन और कड्रा, अन्य सहायक उत्कों और रक्त वाहिकाओं का रख रखाव। स्कारबी होता है विटामिन C से, क्या स्कारबी होता है? मसूड़ों से सूजन और खून का आना होता है। जल में घुलनशील पदार्थ कौन कौन से हैं? चीनी, सिरका और नमक जल में घुलनशील है। जल में अघुलनशील पदार्थ कौन कौन से? याद रखिए, जल में नहीं घुलेगा। पेट्रोल हो, कोई भी तेल हो, मिट्टी का तेल हो, डीजल हो और शहद, ये जल में अघुलनशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, रॉनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ यानी पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक इस चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत लाने के लिए उत्तम है? उसे कहेंगे निर्बाध पैकिंग। खाद्य संरक्षण के तरीके कौन कौन से हैं? एक तो होता है अचार बनाना, फिर होता है सुखाना, फिर ठंडा करना, सब में पढ़ लीजिए। नमक और अतिरिक्त खाद्य तेल को दो मुख्य, ये खाद्य संरक्षण क्या है? मतलब जो भी खाने वाला चीज़ है वो खराब नहीं हो, उसी को खाद्य संरक्षण कहेंगे। जिसमें अचार बना देंगे तो आम ऐसे रख दीजिए तो खराब हो जाएगा। अचार बना के रखिएगा, सालों 2 साल खाते हैं आप लोग,
वही है अचार बनाना। नमक और अतिरिक्त खाद्य तेल को दो मुख्य परिरक्षक हैं जिनका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। यह माइक्रोबियल विकास को रोकता है। उदाहरण कच्चे आम से आम का अचार बनाना, सुखाना या भोजन से पानी निकालने की प्रक्रिया है। यह सबसे आसान तरीका है और पानी निकाल कर भोजन को खराब होने से बचाता है। उदाहरण आलू के चिप्स वगैरह देखिए जल्दी खराब नहीं होगा। जैसे गोभी है, गोभी को अभी 5 रुपये केजी वगैरह मिल रहा है, उसको ले लीजिए, सुखा के रख दीजिए, फिर गोभी का सीजन खत्म होगा के बाद में नहीं मिलेगा, चाहे बहुत महंगा मिलेगा चाहे मिलेगा ही नहीं, विदेश बाहर वगैरह से आ जाता है तो बहुत महंगा मिले उस समय बनाइए उसका सब्जी, खाते हैं बहुत सारे लोग। ठंडा करना, बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से सूक्ष्म जीवाणुओं का विकास रुक जाता है। रोगाणुओं को इसलिए फ्रिज वगैरह काम करते हैं। रोगाणुओं को विकास के लिए आवश्यक इष्टतम तापमान नहीं मिलता, उनकी वृद्धि बाधित होती है। उदाहरण ताजे मटर को फ्रोजन मटर, ताजे मटर से फ्रोजन मटर। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि आप फ्रिज में रख दिए हमेशा के लिए ठीक है, उसके लिए भी बहुत ठंडा करना पड़ता है। सुगरिंग, चीनी एक अच्छा नमी शोषक है। नमी की मात्रा को कम करके माइक्रोबियल विकास को रोकती है। उदाहरण सेब से सेब का जैम बनाना। साल्टिंग, नमक द्वारा परीक्षण को साल्टिंग कहते हैं। नमक लंबे समय तक फलों को संरक्षित रखने में मदद करता है। उदाहरण मांस और मछली की साल्टिंग। रसायन मिलाना, सिरका, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आदि जैसे कृत्रिम परीक्षणों को जोड़ना। अब चलेंगे कैनिंग। इसके साथ ही ये भी याद रखिएगा जरूर कि जब भी चीज़ वगैरह की बात हो, चीज़ मतलब क्या, पनीर, तो वो निर्वात पैकिंग में ही आएगा। कौन किस में इस्तेमाल होगा ये भी याद रखिएगा, कौन किससे सुरक्षित रहेगा, कहने का मतलब ये। कैनिंग, कैनिंग खाद्य पदार्थों को जार या डब्बे में रखने और उन्हें एक निर्दिष्ट तापमान पर ठीक से गर्म करने की प्रक्रिया है। कई अलग अलग खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने का एक तरीका है। उच्च गर्मी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है और भोजन को सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एंजाइमों को निष्क्रिय कर देती है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कारण आरंभ हुआ। पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का वर्णन करते हैं 1987 में किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को व्यापक रूप से सबसे सफल पर्यावरण संरक्षण समझौता माना जाता है। यह CGC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे अक्षय ओजोन क्षयकारी पदार्थों के प्रस्थान करने के लिए एक अनिवार्य समय सारणी निर्धारित करता है। क्योटो प्रोटोकॉल, कुछ प्रोटोकॉल के बारे में पूछे गए, सारे प्रोटोकॉल हमने डाल दिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में अपनाया गया था। यह 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 दिसंबर 2005 को अस्तित्व में आया था। 2008 और 2012 के बीच इसकी पहली संधि अवधि थी। क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी संधि अवधि पर 2012 यानी 2020 में समाप्त में सहमति व्यक्त की गई थी। टोक्यो सम्मेलन, यह सम्मेलन ऑन बोर्ड विमान पर कार्य करता है। यह सम्मेलन दंडात्मक कानून के विरुद्ध और उड़ान में रहते हुए नागरिक, विमान पर सवार व्यक्तियों या संपत्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी कार्य करने में लागू होता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप एक देश से दूसरे देश में रहने वाले संशोधित जीवों LMO की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। यह 29 जनवरी 2000 को जैविक विविधता पर सम्मेलन के पूरक समझौते के रूप में अपनाया गया और 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ। प्रोटोकॉल संशोधित जीवों पर सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा और प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन में देशों की सहायता करने के लिए एक जैव सुरक्षा क्लियरिंग हाउस भी स्थापित करता है। रानी को पॉलिस्टर कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि किसका बना हुआ है, ये बहुत मजबूत और चटक रंग का है। कैसा है, यह अधिक छिद्र युक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है। यह सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग है और उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता है। ये सारी चीज़ याद रखिएगा। रानी पॉलिस्टर के कपड़े में क्या क्या गुण होता है उसके बारे में दिया गया। रेशम या मजबूत, सारे चीज़ के बारे में बता रहे हैं, जैसे पॉलिस्टर हो गया, रेशम हो गया, सूती हो गया, सबके बारे में जान लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह मजबूत और लचीला होता है। इसे सभी मौसम में पहनना आरामदायक होता है। यह सर्दियों और गर्मियों के सत्रों के दौरान 11% और 12% के बीच आर्द्रता रखता है। यह जलने के दौरान कागज के जलने की गंध भी पैदा करता है। रेशम एक चमकीला और रंगीन कपड़ा होता है। सूती
इसमें पर्याप्त छिद्र होते हैं, इसका मलनीकरण स्तर कम होता है, यह सांस लेने योग्य होता है और सभी मौसमों के लिए अच्छा होता है। रेयॉन यह चमकदार होता है, यह एक श्वसनीय होता है, काली राख छोड़ते हुए धीरे धीरे जलता है, मानवकृत प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। रेयॉन क्या है? मानवकृत है लेकिन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। पूछा गया मानवकृत कौन है? नायलॉन है, पोलिस्टर, एलोक्रीन। एक्रेलिक है। पटसन जूट का रेशा पटसन पौधे के तने से प्राप्त होता है। अब चलिए जड़ और तना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और जल्दी ये खत्म हो जाएगा आज का सेशन। आलू जिसे कंद के नाम के जाना जाता है, आलू कंद के रूप में खाद्य संग्रहित करने के लिए तने भूमिगत संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। अन्य उदाहरण अदरक, प्रकंद, लहसुन बल्ब और रतालू कॉर्न है। आलू में एक कंद यानी गांठ की उपस्थिति, अदरक रतालू में पूरियां और पपड़ीदार पत्तियों के बीच के साथ अलग अलग गांठ, और लहसुन प्याज में कम तने के आधार पर जड़ों का एक समूह। ये भी संकेत देता है कि यह भूमिगत पादप के हिस्सों में रूपांतरित तना है। क्या है ये? तना है। गाजर, यही समझ लीजिए तना है आलू, रूपांतरित तना है। गाजर रूपांतरित जड़ का एक उदाहरण। किसका? रूपांतरित जड़ का गाजर एक उदाहरण है। यह खाद और जल को संग्रहित करता है। मूली, यह एक रूपांतरित मूसला जड़ है। यह खाद को संग्रहित करता है और बीच में फूलकर क्यूसिफॉर्म जैसा हो जाता है और धीरे धीरे दोनों सिरों की ओर बढ़ता जाता है। शकरकंद एक रूपांतरित अपस्थानिक जड़ है। यह खाद को संग्रहित करता है। महत्वपूर्ण उदाहरण मूली जो है जड़ है, शकरकंदी जो है जड़ है, टेपियोका जो है जड़ है, आलू जो है वो तना है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एक मीथेन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? तो जलवाष्प ग्रीन हाउस प्रभाव के लगभग 36% से लेकर 70% लगभग का कारण बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 9% से 26% भाग का कारण बनता है। मीथेन CH4 4 से 9% भाग का कारण बनता है। और इसके आगे है आपका अगला ओजोन O3, नाइट्रस ऑक्साइड है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। सबसे महत्वपूर्ण यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पूछा जाता है। और एक चीज़ इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में मेरे ख्याल से ये था कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं माना गया, फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को इतना % कारण मानता भी है। तो एक बार इसे ग्रीन हाउस गैस है या नहीं CO2, इसे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं को बाद में हम कमेंट सेक्शन में इसे इंक्लूड कर देंगे। अभी दिमाग में मुझे नहीं आ रहा, लेकिन एक बार जरूर इसे सर्च करके आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, उसे हम पिन भी कर देंगे क्योंकि दोनों जगह दिया गया है। इसे जरूर जांच लीजिएगा बाबू, एक बार ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आ गए बांस का उपयोग क्या है? बांस पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने और मकान बनाने में होता है। स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करती है। कार्बन पदचिह्न की अवधारणा को पहली बार 1990 में मान्यता दी गई। कार्बन पदचिह्न यह बताता है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं, उत्पादों और स्थानों द्वारा हमें पर्यावरण में कितनी ग्रीन हाउस गैस CO2 मीथेन जारी की जाती है। देखिए ये दिया है ग्रीन हाउस CO2 होना चाहिए। वनोन्मूलन के परिणाम है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने वाली संभावना में वृद्धि, लेकिन भौम जल का स्तर में वृद्धि नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण सिंचाई हेतु नलकूपों तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना है। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा किसका है ये भी याद रखिए। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रमुख रसायनों के कारण होती है। अगला है धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की ग्लेशियर या हिम, ये बटा का साइन है, हिम नदी में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण की जल की मात्रा है। जल 22 मार्च हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता है। जल का घनत्व 100% डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक नहीं होता। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है मृदुविद यानी हेलोफाइट। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए
हुए कई आंदोलन को समर्थन मिला है। सुंदरलाल बहुगुणा 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। ये भी पूछा गया है, याद करते जाइए केवल। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों का बनाने में उपयोग होना। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊन से उष्मारोधी होने का कारण है ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी यानी ट्रैप होती है एवं वायु उष्मारोधी होती है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों याद कर लीजिए। वह परिवर्तन जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है अर्थात आसान भौतिक विधियों द्वारा दोबारा प्राप्त करते हैं, यानी कोई भी चीज़ जो दोबारा प्राप्त कर सके उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मोम का घोल बनाना। भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती या उत्क्रमित होता है, जैसे बर्फ का पिघलना। जैसे बर्फ जो है पिघल के पानी बन गया, फिर ठंडा करेंगे बर्फ बन जाएगा। कोई भी चीज़ जलना याद रखिएगा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि किसी चीज़ को जला दीजिएगा फिर उसे मान लीजिए कोई लकड़ी ही है, उसको अगर जला दीजिएगा फिर लकड़ी आपको प्राप्त होगा नहीं होगा, इसलिए वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिए। इस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक प्रतिक्रिया के साथ होता है। उदाहरण ज्वलन, अंडे को पकाना, लोहे की कढ़ाई में जंग लगना, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के परत बनाना। रासायनिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है। दूध से पनीर बनाना रासायनिक परिवर्तन होता है, अपरिवर्तनीय होता है। गाय के गोबर से बायोगैस बनाना रासायनिक परिवर्तन होता है, यह अपरिवर्तनीय है। कीड़ों के लार्वा के उदाहरण क्या क्या हैं? सूर्यम इल्ली, सूर्यम तितली का लार्वा है तथा इल्ली एक मक्खी का लार्वा है। भृंग एक कीट है। सामाजिक कीट कीड़ों को कई प्रजातियों में से कोई भी जो कॉलोनी यानी झुंड में रहते हैं और 3 विशेषताओं को प्रकट करते हैं: समूह, एकीकरण, श्रम विभाजन, पीढ़ियों का अधिव्यापन। इसके उदाहरण हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? सामाजिक कीट कौन कौन से हैं? चींटियां, दीमक, मधुमक्खियां। लेकिन वर्णपंखी यानी भृंग सामाजिक कीट नहीं है। और भृंग क्या है? एक कीट भी है, ये भी याद रखिएगा। और सहयोगात्मक कार्य की भावना परिवार, समाज और खेल से सीखी जाती है। संयुक्त परिवार। रीता अपनी नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती हैं। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं संयुक्त परिवार। इसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके समाप्त हो गया ईवीएस का जो भी थ्योरी था वो समाप्त। शिक्षा शास्त्र अब आपका चलेगा नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर देखिएगा। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए और इसे याद जरूर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, बहुत लंबा सेशन था। हम चाहते थे कि ये कंप्लीट हो जाए और हमने याद रखिएगा एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट करा दिया आपका। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपका कंप्लीट करा दिया पूरा थ्योरी। अब 1 या 2 क्लास में, एक ही क्लास में मैं कोशिश करूंगा। कल संडे है, टाइम मिल जाए। वो शिक्षा शास्त्र समाप्त, ईवीएस पूरा समाप्त। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। याद रखिए शिक्षा शास्त्र हमने नहीं पढ़ाया, समाप्त आज ही मत समझिए। 16 वीडियो बन गए, 17वां वीडियो में मेरे ख्याल से समाप्त हो जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।